डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट भाग, पार्ट नंबर 8, और इसमें हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई। तो जब भी हार्ट को ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होते हैं तब हम उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। और वैसे तो हमें पता ही है कि कोरोनरी आर्टरी मेजर ब्लड वेसल है जो हमारे हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड के साथ। ये कोरोनरी आर्टरी एकदम अगर नॉर्मल रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ, हमारी आदतों के साथ ये कोरोनरी आर्टरी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे कि हमारे हार्ट को ब्लड का सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इस वजह से बहुत सारी हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं और उन्हीं की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का नाम आया है। हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले तो ये पता लगाया जाए कि हमारा जो सामान्य हार्ट है वो नॉर्मली धड़कता है और इसकी जो कार्डियक मसल्स हैं उनको बिल्कुल बिना थके लंबे समय तक ऐसे ही काम करते रहना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सारे फिज़िकल और केमिकल चेंजेस और एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। एडल्ट्स के अंदर या वयस्कों में गठिया हो जाता है, कुछ रीनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एंडोक्राइनल कंट्रोल डिसबैलेंस हो जाता है। इन सारी चीज़ों की वजह से हार्मोनल कंट्रोल लूज़ आउट हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे आर्टरीज़ और वेन्स में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही देखा होगा आपने लोगों की अक्सर छाती में दर्द हो जाता है, उनके सांस लेने में तकलीफ़ होती है या उनको सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब इस प्रकार ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो मसल्स, कार्डियक मसल्स जिनको हम कहते हैं, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और अगर वो इतनी सक्षम नहीं होती कि एक्स्ट्रा काम करें तब हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो मसल्स बीट करती हैं वो हार्ट को अगर रेगुलर बीट करके नॉर्मल नहीं रख पाती तो कहीं ना कहीं हमारे कार्डियक आउटपुट में दिक्कत आ जाती है या उसके फ्लो में और उसके क्वांटिटी में कमी आ जाती है। एज अ रिज़ल्ट हार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। नॉट ओनली दीज, कई बार क्योंकि हम जानते हैं फ़्लो हमेशा हार्ट से शुद्ध जो ब्लड है वो बॉडी की तरफ आता है और बॉडी से विशुद्ध ये अशुद्ध ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, और ये मेंटेन रहता है हमारे हार्ट में जो वाल्व्स हैं, कपाट, चाहे हम बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व्स कहें या सेमिल्यूनर वाल्व कहें, इनकी वजह से। तो कई बार इन कपाटों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट 4 डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें से सबसे पहले बात करते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन। ये सिस्टमिक हाइपरटेंशन को आइसबर्ग डिजीज़ भी कहा जाता है। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होना मानते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता है, और हाई हम मेजर करते हैं कि सिस्टोलिक वैल्यू 120 होती है, डायस्टोलिक वैल्यू 80 mm मर्करी होती है। लेकिन ऐसे केस में सिस्टोलिक वैल्यू 140 होती है या 160 होती है या इसी प्रकार बनी रहती है और लंबे समय तक बनी रहती है, तब हम ये कहते हैं कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो सकता है। इस प्रकार का ये रोग है, इसको हम इसलिए लेते हैं कि देखिए, जब हमारा हार्ट, या हम लेते हैं एक 20 साल के व्यक्ति के अंदर हार्ट दर 120/80 होती है, जैसे वो 30-40 साल का होता है उसकी नॉर्मल हार्ट दर 140/90 हो जाती है, और 50 वर्ष की आयु में उसकी हार्ट बीट जो है वो 150/95 भी हो सकती है। सो ये अलग अलग स्टेजेस में हार्ट बीट की दर अलग अलग होती है, जो एक नॉर्मल बात है। ये जो नॉर्मल चीज़ है ये हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली
मौजूद जो सारे सिस्टम्स जो धीरे धीरे काम करने बंद करते हैं उनकी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में आ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ परिश्रम बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती हैं, और इस प्रकार असामान्य कंडीशंस जो होती हैं उनकी वजह से हम टेंशन लेते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही साथ बढ़ती उम्र के रोग हो जाते हैं, किडनीज़ में प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ एंडोक्राइनल प्रॉब्लम हो जाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर गर्भधारण की वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रेज रहता है। कई बार तो इस तरह की जो टेम्प्रेरी स्टेट हैं वो आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली लूज़ आउट कर जाती हैं और वापस से नॉर्मल बॉडी हो जाता है या हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह का तनाव ज़्यादा ही हो जाए और लंबे टाइम तक चले तो ये फिर चिंता का कारण बन जाता है। इस स्थिति में ज़्यादा यूरिन आने लग जाता है, सर दर्द बिल्कुल बरकरार रहता है, और साथ ही साथ अगर ये लंबे समय तक बने रहते हैं और नहीं जाने का नाम लेते हैं तब हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डाल सकते हैं। हमको थोड़ा सा मेमोरी लॉस भी हो सकता है, हमारे आँखों का रेटिना वो इमेज बनाने में असक्षम हो सकता है या दिक्कत दे सकता है, किडनीज़ में दिक्कत आ सकती है, एंड एज अ रिज़ल्ट ये सिस्टमिक हाइपरटेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है, और हम कहते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक हाइपरटेंशन। इसके सिम्टम्स हैं, कई बार कोई खास सिम्टम भी नहीं होता है, मनुष्य एकदम नॉर्मल चलता है। कई बार कहीं पे पेन होने लग जाता है, हेडेक होता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं। ये सारे सिस्टमिक हाइपरटेंशन की नॉर्मल लक्षण हैं, और अगर इनको दूर नहीं किया जाए, कई बार ऑटोमेटिकली चिंताओं के साथ वो दूर हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये इस डायग्राम में एप्पल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमेशा कहा गया है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी तरह की बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर हम एप्पल खाते हैं, एप्पल में जो हमको मिनरल्स और जो भी कंपोनेंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सेहतमंद होते हैं। ओवरऑल एप्पल का एक अच्छा असर बॉडी पे रहता है, इसलिए हमने इस अपने स्लाइड को एप्पल के साथ दिखाया है। एंजाइना पेक्टोरिस ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड हार्ट में लेके जाती है, ये ब्लड की आपूर्ति ठीक से नहीं करने पाती। एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट ले ही नहीं पा रहा है, तो चेस्ट में पेन होने लग जाता है, बहुत बेचैनी की स्थिति रहती है, मसल्स को इनफ ब्लड या नॉर्मल ब्लड नहीं मिल पाता, और बार बार चेस्ट में पेन होने की वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाता है। मतलब मायोकार्डियम में या मसल्स में ब्लड की इनएडिक्वेट या इम्प्रॉपर सप्लाई हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये डिज़ीज़ हो जाती है। इस डिज़ीज़ के चलते पेशेंट के अंदर भारीपन फील होता है, उसके चेस्ट में टाइटनेस सी फील होती है, चेस्ट दुखता है, हमेशा बॉडी एक टाइट सिचुएशन में रहता है, जलन टाइप की होती है। ये जो डिज़ीज़ है ये हाइपरटेंशन के लंबे खिंचने की वजह से भी होती है, और क्योंकि हाइपरटेंशन जब लंबा खिंच जाता है तब कोरोनरी आर्टरी जिम्मेदार रहती है, तो कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है तो ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिकली डिरेल हो जाती है और वो कम पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि सीने में कोई कुछ टाइट चीज़ लपेट दिया हो, कोई बंधन सा हो गया हो, और कई बार तो ऐसी स्थिति में अगर रेस्ट किया जाए तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, और अगर वो नॉर्मल नहीं हो पाता तो अगेन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ये जो कंडीशन है ये बरकरार रहती है जब आप उल्टी दिशा में चलते हैं, या जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, या सर्दियों में, या फिर भोजन के बाद। ये इस तरह के कुछ टाइम्स होते हैं जब हार्ट ज़्यादा हैवीनेस महसूस करता है, और कई बार तो डिफरेंट तरह के पोस्चर्स के द्वारा भी इनको ठीक किया जाता है। जैसे कई लोगों को लेटने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका हार्ट में थोड़ा भारीपन लगता है, बैठते हैं तो ठीक हो जाती है। कई बार बैठने में थोड़ा भारीपन लगता है तो लेट के आप उसको ठीक करते हैं। दैट मीन्स कई बार आप अपने पोस्चरल जो एडजस्टमेंट्स हैं
उनके साथ इस डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर ये डिज़ीज़ लंबी चलती है, वैसे तो 5 मिनट से ज़्यादा इस तरह की डिज़ीज़ नहीं चलती, और ये सारे जो भी बर्निंग सिचुएशन है, बर्निंग, स्क्वीजिंग, प्रेशिंग, चोकिंग, एकिंग, ये सारे जो हैं ये थोड़े टाइम के लिए चलते हैं, और पेशेंट के आराम और पेशेंट के तनाव मुक्त रहने से ये डिज़ीज़ ठीक हो जाती है। और अगर नहीं रहने पाती, नहीं ठीक हो पाती, तब ऐसे केस में इस डिज़ीज़ के आगे चलते चलते हमारी जो बाईं भुजा है और बाईं कलाई, या आप कह दीजिए पूरा बायां पोर्शन हमारे हाथ का, ये पूरा एक तरह का दर्द में रहता है। और अगर ये दर्द लंबा चलता है, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिज़ीज़। या अगर इस डिज़ीज़ के बारे में नहीं भी जानते हैं तो मतलब हार्ट प्रॉब्लम कुछ हमारे अंदर डेवलप हो रही है, एंड वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। नेक्स्ट तरह का डिसऑर्डर है, इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, और मायो मीन्स मसल, कार्डियम मीन्स हार्ट। ये वो डिज़ीज़ है जो हार्ट की मसल्स में डिफॉर्मिटी के कारण हो जाती है। नाउ हार्ट मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, ये ऑटोमेटिकली चलती हैं, और इनको बिना थके अपना काम पूरे लंबी उम्र तक करना है। थकना इनके उसमें आता ही नहीं है। नाउ इस डिज़ीज़ के चलते कोरोनरी आर्टरी से ब्लड की जो आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पाती। मसल्स में ब्लड कम जाता है तो मसल्स विकृत हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं। मसल्स के डिफॉर्म होते ही पूरे हार्ट को एक प्रेशर का अनुभव होता है, और ये जो धमनी है, कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर ब्लॉकेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका डायमीटर सिकुड़ जाता है। ऐसे पेशेंट्स अक्सर सीने में दर्द महसूस करते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। कई बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो बेहोश हो जाते हैं, उल्टियाँ आने लग जाती हैं, थकान अनुभव करते हैं, थोड़ा सा कुछ काम करते हैं थक जाते हैं। हर तरह का डिसऑर्डर थोड़े टाइम तक चलता है और उसके बाद आराम लेने पे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा टाइम रहे और आपको ऐसा लगे जैसे कि दिल भारी आ रहा है, इतना धड़क धड़क आपको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हम हमेशा सचेत से रहने लग जाते हैं, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, और थोड़ा लंबी प्रॉब्लम खिंच जाती है, ऐसे केस के अंदर अगेन हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक और तरह का इन्फेक्शन है जिसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। अब ये पेरिकार्डाइटिस एक्चुअली ये वो डिज़ीज़ है जो हमारे हार्ट की जो वॉल है, पतली झिल्ली द्वारा कवर्ड रहती है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम 2 या 3 मसल्स की बनी रहती है, और 2 या 3 लेयर की बनी रहती है, और इन लेयर्स के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। जब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम आती है तब हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस हो चुका है। नाउ जहाँ भी कोई फ्लूइड होता है, फ्लूइड हमेशा उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बचाने का काम करता है, क्योंकि फ्लूइड एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है, और कोई भी अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई भी अवरोध या कोई भी प्रेशर टाइप का पड़ता है तो फ्लूइड उसको रोकने का काम करता है। पेरिकार्डाइटिस में जब फ्लूइड में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है या फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, दोनों केस के अंदर हार्ट अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करता है, और इसको ओवरऑल हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस में भी अगेन सिंस इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद हार्ट में एक तरह का प्रेशर होने लग जाता है, और हार्ट में या चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। प्रेशर होता है तब हम लंबी सांसें खींचते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी आने लग जाती है। हम अपने पोस्चरल थोड़े एडजस्टमेंट्स करते हैं, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी उठते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अनईजी फील करते हैं। एक खिंचाव हमारे गर्दन से हमारी भुजाओं में, स्पेशली लेफ़्ट साइड में महसूस होता है, क्योंकि पूरा ये मस्कुलर जो डिसरप्शन है पूरी तरफ चलता है, तो ये एक सिम्टम रहता है कि पेरिकार्डाइटिस हो सकता है ना। ये जो पेरिकार्डाइटिस है, अगर हम मानते हैं कि फ्लूइड कुछ ज़्यादा ही भर गया है, तो ज़्यादा भर जाता है तो अगेन हार्ट जो है वो उस दीवार के अगेंस्ट रब करता है, एंड एज अ रिज़ल्ट वी सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम। अगर फ्लूइड कम हो जाता है तो हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में फिर गैप आ जाता है, जिसकी वजह से फिर एक डिफरेंट तरह की आवाज़ें निकलती हैं, तो हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। और इस रोग के दौरान अगर स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हमारी रीडिंग लेता है हार्ट की, तो एक पर्टिकुलर साउंड सुनाई देती है, और क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं
हार्ट जो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी हर ब्रीदिंग पे, वो आवाज़ में चेंज, डब लब लब डब जो हमारी दिल की धड़कन बोलती है, उस आवाज़ में चेंज आ जाता है। वी से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम का पेरिकार्डाइटिस। ये जो पेरिकार्डाइटिस है ये एक्चुअली या तो वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और आम तौर पे लंग में अगर ट्यूबरकुलोइड इन्फेक्शन होता है ये सूक्ष्म जीवों द्वारा, तब भी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनली ऑल द ऑर्गन्स आर इंटर रिलेटेड। सो एज एंड व्हेन द प्रॉब्लम्स अराइज, जैसे जैसे इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होती हैं या स्टार्ट होती हैं, हमें इन प्रॉब्लम्स को दबाना चाहिए, बल्कि दबाना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही कुछ और बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो हम रोज़मर्रा अपने लाइफ में सुनते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक एक सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर है और ये तब होता है जब ब्लड सप्लाई हमारे जो हार्ट हमारे ब्लड सप्लाई करे डिफरेंट ऑर्गन्स में, उन ऑर्गन्स में ब्रेन भी एक होता है। अगर हमारा हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ फीकी पड़ जाए, धीमी पड़ जाए या इनसफिशिएंट पड़ जाए, तब स्ट्रोक पड़ सकता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को भी हमारे बाकी हिस्से की तरह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई लगातार चाहिए। अगर इस सप्लाई में कोई भी अवरोध होता है तो वी सफ़र फ्रॉम दिस हार्ट स्ट्रोक। इस हार्ट स्ट्रोक की वजह से हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर, ऑक्सीजन और खाना नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर, और कोई भी तरह के डिसऑर्डर बॉडी में हो सकते हैं अगर स्ट्रोक पड़ जाए। एक और तरह का डिसऑर्डर जो हम अक्सर ही सुनते लोगों को कहते हुए कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब हार्ट में एकदम से डायरेक्टली अटैक होता है, ये तब होता है जब ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये ब्लॉक कब हो सकता है? अगर हमारी खाने पीने की आदतें कुछ ऐसी हैं कि हम तेल, घी या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है हमारे आर्टरीज में, तब ब्लड फ्लो अवरुद्ध हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाती है। और भी ऐसे केसेस होते हैं जहां हमारे बॉडी में कहीं क्लॉट हो जाता है और इस क्लॉट की वजह से ब्लड आगे सप्लाई ही नहीं हो पाता है और बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। देन अगेन हार्ट अटैक पड़ता है, क्योंकि हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा अपने काम करने के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। पेशेंट फर्स्ट हार्ट अटैक, सेकंड हार्ट अटैक और कई तो थर्ड और फोर्थ हार्ट अटैक भी संभाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इंटेंसिव कार्डियक केयर की ज़रूरत पड़ती है। सो हार्ट अटैक इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ विच टेक्स प्लेस डेली, और ये मेडिकेशंस और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस के बाद हम इनको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हार्ट तो हमारा बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। एक और डिसऑर्डर है जो अल्टीमेटली डेथी हो जाती है, उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर ये जब हार्ट कंजेशन फील करता है, एक सिकुड़न महसूस करता है और हार्ट ब्लड पंप करने की स्थिति में ही नहीं रहता। अब वो स्थिति बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। हो सकता है हमारी लगातार जो गलत आदतें हमने अपनी जारी रख रखी हैं उनकी वजह से, हो सकता है हम टेंशन बहुत लेते हैं, या कुछ भी मॉरल है कि हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता और हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। एज अ रिज़ल्ट हमको टाइम पे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता और हमारा हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है, तो पेशेंट हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाता है। एक और नॉर्मल प्रॉब्लम हम सुनते हैं एरिथमिया की। इस एरिथमिया को हम एबनॉर्मल हार्ट रिदम कहते हैं। वैसे तो धक 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 एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है और ये बीट एकदम रेगुलर होती है। कई बार ये धड़कन इरेगुलर हो जाती हैं और या तो बहुत ज़्यादा दिल धड़कने लग जाता है या कम पे धड़कने लग जाता है, और हार्ट बीट और हार्ट रेट एक दूसरे के साथ बिल्कुल हाथ मिलाते हुए चलती हैं। और इसमें हमको दो तरह के डिसऑर्डर्स अपन ने पहले भी पढ़े हैं, ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया जब हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और 60 से भी कम पर मिनट बीट करता है तो हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। और टैकीकार्डिया जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम 100 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा बार सांस लेने लग जाते हैं या दिल धड़कता है हमारा, तब हम कहते हैं टैकीकार्डिया। तो ये दोनों टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया दोनों एरिथमिया के ही दो तरह के फॉर्म्स हैं, और ये बताएगा कि हमारा हार्ट कितना सही है या कितना ख़राब है और क्या वो हमारी बॉडी की
ऑक्सीजन और बाकी डिमांड्स को पूरा करने में सक्षम हैं। इनके साथ साथ और एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं जब हार्ट के वॉल्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है या कपाटों में प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो हम जानते हैं हार्ट में दो तरह के कपाट होते हैं, एक तो सेमील्यूनर जो ये पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से स्टार्ट होती है वेंट्रिकल से, और कोरोनरी आर्टरी जो अगेन वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो वेल्व्स होते हैं वहाँ पे तो सेमील्यूनर वेल्व्स होते हैं, और बाकी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व्स जो दोनों साइड होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, इनको हम कहते हैं एबी वेल्व। ये दोनों तरह के जो वेल्व्स हैं इनमें ब्लड का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है। एबी वेल्व्स के अंदर ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ, और सेमील्यूनर वेल्व्स में वेंट्रिकल से धमनी की तरफ। जैसे ही एक से दूसरी जगह ब्लड आता है कपाट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, और इस बंद होने के साथ ही दिल की वो धड़कन लब या डब सुनाई देती है, जिसकी अपन ने पहले भी कार्डियक साइकिल में बात की थी। कई केसेस में इन कपाटों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये कपाट बंद होने की जगह या तो खुल जाते हैं या तो इनकम्प्लीट बंद रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट मिक्सिंग ऑफ द ब्लड भी हो सकता है और ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। तो ये हार्ट प्रॉब्लम है या ये वाल्व से कंसर्न प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम ऐसे रही और प्रॉपरली इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया तो फिर भी बॉडी कोलैप्स कर सकता है। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कंसर्निंग हार्ट, और इन सब प्रॉब्लम्स को मीट आउट करने में हम कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू।